नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हम इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीमेंट टू सेल है वो कैसे बनाया जाता है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एग्रीमेंट टू सेल जो है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर आप सेल कर रहे हैं, जब बेच रहे हैं, जब सेलिंग कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट टू सेल ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ चुकी है जिसमें बता रखा है कि एग्रीमेंट टू सेल विल या पावर अटॉर्नी से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, खरीदना या बेचना जो है वो इलीगल है, क्योंकि सेल डीड जब तक आपके पास नहीं होगी तो प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। सेल डीड में क्या होता है कि जो स्टैंप ड्यूटी होती है वो गवर्नमेंट को देनी होती है, और स्टैंप ड्यूटी क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जब गवर्नमेंट के अकाउंट में जो रेवेन्यू जाएगा तब जो गवर्नमेंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं किसी प्रॉपर्टी का। एग्रीमेंट टू सेल जो है, जो सिंपल एग्रीमेंट टू सेल से अगर प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं तो वो टोटली इलीगल है। तो लेकिन जब हम इस वीडियो पर वहां तक ही सीमित रहेंगे कि एग्रीमेंट टू सेल कैसे बनाया जाता है, तो इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जो कि सेल डीड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर हम ये बताएंगे कि एग्रीमेंट टू सेल का जो डीड है जो बनाई जाती है, वो मीन्स जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरीके से बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, जब भी एग्रीमेंट टू आप सेल करते हैं तो पहले ये क्लॉज लगानी जरूरी होती है कि एग्रीमेंट टू जो सेल है वो किसके बीच में कौन सी डे पे बनाया गया है। डे और मंथ और ईयर जो है वो मेंशन करना जरूरी है। सेलर का नाम, जो बेच रहा है प्रॉपर्टी, उसका जो नाम होना जरूरी है एग्रीमेंट टू सेल जब करते हैं, और उनका जो फादर का नेम, एज और कहाँ रह रहे हैं वो सारा एड्रेस मेंशन करना जरूरी है। और अब यहाँ पर ब्रैकेट में ये मेंशन किया गया है जो भी मीन्स डॉक्यूमेंट होता है, जो कन्वेंस का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये लिखना होता है कि जो सेलर है, क्योंकि उसे कहा गया हेयर इन आफ्टर सेलर, क्योंकि पूरा नाम बार बार हर जगह डीड पर नहीं लिखा जाएगा, तो मीन्स जो डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया कि ये सेलर है वो, जो कि जिनका एक्सप्रेशन जो होगा, जितने उनके लीगल हेयर्स होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, असाइंस होंगे। और एंड क्योंकि जो बेच रहे हैं वो तो पार्ट 1 हो गया, और जो पार्ट बी, जो परचेजर कौन है, जो खरीदने वाले कौन है, उनका नाम, उनके भी डिटेल्स होने चाहिए कि उनके फादर का नाम क्या है और एज क्या है, ताकि इसकी ये इसलिए कुछ लिखा जाता है ताकि उनकी कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन की जा सके। अब यहाँ पर बताया हेयर इन आफ्टर बायर, जैसे सेलर के ऊपर लिखा था हेयर इन आफ्टर सेलर, तो यहाँ पर लिखा था बायर में भी लिखा जाएगा हेयर इन आफ्टर बायर, जिसमें उनके हेयर्स भी इंक्लूड होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, सक्सेसर्स भी होंगे और साइंस भी होंगे। तो मींस बायर्स में जो भी उनके लीगल हैं, मान लीजिए कोई बायर है या सेलर है, गॉड फॉरबिड्स कोई उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो लीगल हेयर्स होंगे वो भी उतने मींस दोनों के बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ है, तो वो जो हेयर्स हैं वो भी उनकी पार्टी में आएंगे, जो क्योंकि वो उनको भी डिनाई नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है हेयर्स, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सक्सेसर्स या असाइनीज। तो यहाँ पर अब बताया है कि ये तो था दोनों के डिटेल्स। पहला जो पार्ट होता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है जब भी एग्रीमेंट टू सेल करेंगे। अब यहाँ पर बताया वेयर एज जो सेलर जो है वो एब्सोल्यूट ऑनर है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, जिनका जो कंप्लीट एड्रेस क्या है प्रॉपर्टी का वो बताया जाएगा। और अब जिसको बेच रहे हैं तो यहाँ पर भी वर्ड यहाँ लिखा गया हेयर इन आफ्टर प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी लोकेटेड है ABC जगह पे, तो वो उसका डिटेल जो पूरी जो डॉक्यूमेंट में बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, तो इसलिए उसको भी मेंशन कर दिया है, एक बार पूरा डिटेल मेंशन करके फिर लिख दिया है हेयर इन आफ्टर प्रॉपर्टी। उन्होंने अब यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी है जो सेलर है वो एब्सोल्यूट ऑनर है। अब मान लीजिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई बेच रहे हैं किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के, तो अब पता चला वो उनके से जो पार्टनर है या फिर कोई लीगल हेयर है, तो मींस जब पार्टीशन हुआ ही नहीं है तो फिर यहाँ पर ये लैंग्वेज वर्ड यूज नहीं किया जा सकता कि एब्सोल्यूट ऑनर है। जब तक वो कोई सेलर जो है उसकी प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ऑनर नहीं होते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जो कोई पावर अटॉर्नी से बेच देते हैं, विल से दे देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि विल जो होती है हमेशा रिवोक कर ली जाती है। तो
जो ट्रू बायर है, जेन्युइन बायर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना ज़रूरी होता है कि एब्सोल्यूट ऑनर है और वो ये उन्होंने जो प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की है, परचेज से की है, या इनहेरिटेंस से की है, या अलॉटमेंट से की है, उनकी फुली एम्पावर्ड है कि वो प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। मान लीजिए अगर दो जो लीगल हेयर्स हैं उनके प्रॉपर्टी के, तो दोनों का सिग्नेचर होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक जो है उनके क्या है कि हम ही ऑथराइज्ड हैं बेचने के लिए, दूसरा लीगल हेयर्स अपोज कर रहा है, तब तक इस मीन्स पार्टीशन नहीं हुआ है उनके बीच में। तो जब तक उनके पास ऑनरशिप नहीं है तो प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदें उनसे। और यहाँ पे बताया कि जो सेलर जो है वो एग्रीड टू सेल एंड बायर हैज एग्रीड टू परचेज द प्रॉपर्टी। ये लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है क्योंकि वो एग्रीड है तभी, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट होता है एग्रीमेंट टू सेल, एक ऑफर देता है, एक एक्सेप्ट करता है, एक कंसिडरेशन भी होती है। तो यहाँ पर ऑफर किसने दी गई है? ऑफर दिया है जो सेलर है, और बायर को जो एक्सेप्टेंस कौन कर रहे हैं? जो बायर। तो टोटल कंसिडरेशन क्या है? टोटल कंसिडरेशन किस पे बेची जा रही है? एक ऑफर हो गया, एक एक्सेप्टेंस हो गई, और कंसिडरेशन क्या हुआ? कंसिडरेशन जो हुआ वो हो गया अमाउंट। अमाउंट कितना है? फिगर्स पे, जितनी भी अमाउंट की फिगर्स है, लाख्स में, हजार में या करोड़ में, वो यहाँ पर मेंशन करनी जरूरी है, वर्ड्स पे और फिगर्स में भी, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना हो सके। तो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट के क्या थे वो यहाँ बताए जाते हैं। आगे डिस्क्रिप्शन पे आते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये है कि ये म्यूचुअल कोवेनेंट्स एंड प्रोमिसेस जो भी हुए हैं उनके बीच में, तो पार्टीज वो हैं एग्री करती हैं। पहली चीज सबसे बड़ा क्या पॉइंट है? सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो सेलर है वो एग्री कर रहे हैं कि वो बेचना चाहते हैं, और बायर एग्री कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। जितने भी राइट्स हैं, टाइटल है, इंटरेस्ट है, फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंसेस, मॉर्टगेजेस, लीनियंस और क्लेम्स। ऐसे नहीं कि वो प्रॉपर्टी में कहीं मॉर्टगेज हुई है तो ये मेंशन करना जरूरी है। पता चला वो गिरवी रखा रखी है, किसी प्रॉपर्टी को कहीं दे रखी है, या फिर उस पर भी और कोई टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहाँ पर लिखना जरूरी होती है कि सारी प्रॉपर्टी जो है वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस एंड मॉर्टगेजेस से है। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट बताया सेल के अंदर कि जो सेल कंसिडरेशन जो है वो कितने वर्ड्स की है, सेल प्राइस जो है वो मेंशन करनी जरूरी है। और सेल जो है साइड ट्रांसफर होंगे, फिक्सचर्स होंगे, फिटिंग्स होंगी, और जितने भी जो चीजें लगी हुई हैं प्रॉपर्टी में वो सारा मेंशन करना पड़ता है। कि मेंशन करने में जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, जैसे मकान बेच रहे हैं, तो जितने भी फिक्सचर्स हुए, ऐसे नहीं कि दरवाजा आप हटा लेंगे, विंडोज हटा लेंगे, फैंस हटा लेंगे, तो मीन्स जितने भी फिक्सचर्स हैं, परमानेंटली जो फिक्सचर्स हैं, मूवेबल नहीं है, जो इमूवेबल जो फिक्सचर्स हैं वो भी साथ में आएंगे उस प्रॉपर्टी के। पेमेंट टर्म्स का दूसरा क्लॉज था, ये तो था प्रॉपर्टी के बारे में। अब दूसरा पेमेंट टर्म्स, किस तरह से पेमेंट की जाएगी वो भी मेंशन करना पड़ेगा, कि इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं कि फॉरन टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि जो बायर जो है वो हैड पेड अमाउंट, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल में नेचुरली सारा अमाउंट है वो नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है तो बायर जो है वो एग्री टू सम, कितना अमाउंट वो दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन वर्ड्स में कितना है और फिगर्स में कितना है। और टुवार्ड्स द सेल प्राइस मीन्स, मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, तो उसकी जो अमाउंट है वो अगर वो 10 लाख दे रहे हैं तो पहले यहाँ लिखना पड़ेगा अमाउंट 10 लाख जो है वो वर्ड्स पे, और फिगर्स में लिखना पड़ेगा। तो वो एडवांस पेमेंट कर रहे हैं, एग्री टू सेल कर रहे हैं, तो एडवांस पेमेंट कर रहे हैं सेलिंग प्राइस के, और सेलर जो है वो एक्नॉलेज कर रहे हैं उस रिसिप्ट को। तो मीन्स 10 लाख की आपने पेशकश की, ऑफर की किसी ने, और 10 लाख उन्होंने रिसीव किए, और रिसीव की एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि द बायर्स जो है वो एग्री टू पे द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस, रिमेनिंग अमाउंट जो वर्ड्स में है, ऑन और बिफोर डेट ऑफ द पेमेंट। तो यहाँ पर कोई भी डेट है, मान लीजिए 4 महीने के बाद जैसे वो मकान है वो पैसे अरेंज कर रहे हैं, तो पहले दोनों के बीच में एक तरह का समझौता, एग्रीमेंट टू सेल एक तरह का समझौता हो जाता है कि हम ये आपको प्रॉपर्टी देंगे। तो क्योंकि एक बार एग्रीमेंट टू सेल आप कर लेते हैं तो उसको आप मुकर नहीं सकते हैं जब तक दोनों की रजामंदी ना हो। अगर उन्होंने पैसा दे दिया है, आपने पैसे एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर बाइंडिंग हो जाता है कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ये बताया कि रिमेनिंग बैलेंस कितना है वो कब देंगे, किस इंस्टॉलमेंट में देंगे, या डेट जो भी फिक्स की है वो बताई जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे बताया कि जो बैलेंस पेमेंट जो होगी, जो पेमेंट मेथड होगा वो फुल रिसिप्ट ऑफ द सेल प्राइस, सेल उसके बाद जो सेलर होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगे सेल डीड। देखिए यहाँ वर्ड यूज लिखा गया सेल डीड इन द फेवर ऑफ द बायर। तो मतलब जब तक सेल डीड नहीं होगी तब तक वो जो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक इनिशियल डॉक्यूमेंट है। जब पूरी अमाउंट वो दे देंगे, सेलर मींस सेलर जो है जब पूरी अमाउंट जो है वो बायर को दे देंगे, तो बायर जो होगा फिर सेल डीड होगा वो एग्जीक्यूट करेंगे उनके ऊपर। मान लीजिए 1 करोड़ की है, 10 लाख उन्होंने दे दिया, 90 लाख जब वो दे देंगे तब वो बाइंडिंग होगा कि मतलब सेलर के ऊपर मींस बाइंडिंग होगा कि वो सेल डीड जो है वो बायर को दे। तो अब यहाँ पर पोजेशन बताया, तो सेलर जो है वो
एग्री करते हैं कि वो पीसफुल पोजेशन जो होगी प्रॉपर्टी की वो दे देंगे जब वो सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो मीन्स ये पूरा लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप एग्रीमेंट टू सेल कर रहे हैं तो उसके बाद सेल डीड होगी, उसको भी एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। सेल डीड को जब जो बायर को दे दी जाएगी और विद स्टैम्प ड्यूटी के साथ, तब फिर पीसफुल पोजेशन भी साथ में बायर को देना होगा। तो ऐसी चीज उसमें लिखी है। अगर इसको अमेंड करना चाहते हैं, ये जस्ट एक टेम्पलेट है, एक फॉर्मेट है समझाने के लिए, जो लेमन्स है उनको समझाने के लिए है। और इस जो सेलर जो है वो सारे ड्यूज होंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर के और यूटिलिटीज हैं, ताकि जब पोजेशन देंगे तो सारे ड्यूज हैं वो क्लियर करके देंगे। ऐसे नहीं कि बिजली का बिल लाखों में पेंडिंग पड़ा हुआ है तो बायर को तो पता ही नहीं होता इन चीजों में। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट में अगर आप लिखवा लेंगे, एक क्लॉज लिखवा लेंगे, जो बायर जो होगा वो लिखवा लेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जब पता था हाउस टैक्स ही लाखों में पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको ड्यूज पड़े हुए हैं, तो फिर नेचुरली सारी लायबिलिटी जो है जो परचेजर होगा उसके ऊपर आ जाएगी, बायर के ऊपर आ जाएगी। तो ये मेंशन करा लेना। नहीं अगर होगा उसमें तो फिर अगर मान लो इसमें कोई डिनाई कर देते हैं बाद में कि हमने तो लिखा होता है एग्रीमेंट में, ये मेंशन किया होता है, अगर बाद में वो पर्सन डिनाई करते हैं तो आप इनसे इन्फोर्स करा सकते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सकते हैं कोर्ट में जाकर आर्बिट्रेशन लिखा रखा है तो आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब यहाँ पे बताया कि टाइटल एंड इनकम्बरेंसेस। टाइटल इनकम्बरेंसेस क्या है? तो सेलर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके पास क्लियर मार्केट पर एब्सोल्यूट टाइटल है प्रॉपर्टी का। पता चला वो प्रॉपर्टी किसी के नाम पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो यहाँ पे एक लिखा होगा टाइटल एंड इनकम्बरेंसेस। जब ये डिक्लेरेशन कर देंगे एग्रीमेंट टू सेल कि उनके पास पूरा टाइटल है बेचने के लिए और सारी इनकम्बरेंसेस से फ्री है, लिटिगेशन पर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा, चल रहा, पता चला कोई सिविल सूट पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर वो चीज छुपाते हैं इसमें मेंशन करते हुए तो वे उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी कि यहाँ पे ये लिखवा लेना जरूरी होता है सेलर के लिए, दोनों पार्टीज के बेनिफिट्स के लिए होता है ये। और यहाँ पे बताया कि जो सेलर जो है वो सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हुए, जैसे टाइटल डीड हो गई, जैसे सेल डीड है वो बताएंगे, टैक्स रिसिप्ट जैसे हाउस टैक्स देते हैं उनकी टैक्स रिसिप्ट है वो भी उनको देंगे, और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे जो बायर को चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें टाइटल का। पता चला प्रॉपर्टी एग्जिस्ट उनके नाम करती भी है कि नहीं करती है, तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट की लाइन पे लिखवा लेना जरूरी होता है कि बायर को लिखवा लेना चाहिए कि वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, टाइटल डीड हो गया, टैक्स रिसिप्ट हो गया, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो रिक्वायर्ड होंगे बायर के लिए वो वेरीफाई करा सके। अब यहाँ पे बताया कोई भी डिस्प्यूट होगा, लीगल डिस्प्यूट होगा, चाहे ऑनरशिप का या टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, तो सेलर एग्रीज टू इंडेमनीफाई द बायर ऑल लॉस और डैमेजेस इनकर्ड। अगर इंडेमनिटी बॉन्ड बढ़ा लेते हैं साथ में तो अच्छा रहता है इसमें, तो हिसाब में लिख दिया कि इंडेमनीफाई तो मींस सेलर जो है वो मान लीजिए प्रॉपर्टी पता चला डिस्प्यूट आ गया है, पता चला उनका कोई एक और लीगल एयर था जब दूसरे ने उनकी नॉलेज में नहीं था, बाद में जाकर उनके ऊपर किसी ने क्लेम कर दिया और नुकसान तो जो होगा वो बायर को ही होगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि अगर ये इंडेमनी बायर कहाँ से लेंगे वो अमाउंट, वो नेचुरली सेलर से लेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडेमनीफाई कर लेते हैं कि कोई भी लॉस होगा तो हम सेलर ही जिम्मेदार होगा, कोई प्रॉपर्टी कोई डिस्प्यूट आता है कि कोई पता चला कोई इसमें ऑनरशिप में कोई टाइटल में कोई जो है बात है वो छुपाई गई थी, तो यहाँ पर बायर अगर लिखवा लेंगे कि हम इंडेमनीफाई करेंगे तो यहाँ पर सेलर के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। इसलिए डॉक्यूमेंट को हमेशा केयरफुली ड्राफ्ट करवाना चाहिए। और डिफॉल्ट एंड टर्मिनेशन, अगर बायर जो है वो fails to pay the sale price as per the terms of agreement, the seller shall have the right to terminate the agreement and forfeit the advance paid by the buyer। तो ये डिस्प्यूट मैक्सिमम लोगों को निकल के आता है कि कई बार क्या होता है, मार्केट रेट बढ़ गया, प्रॉपर्टी खरीदी मतलब एग्रीमेंट टू सेल हुआ, एक साल के बाद मार्केट रेट था बढ़ गया, अब यहाँ पर सेलर मना कर देता है या फिर बायर जो है वो पैसा नहीं देता है उसको सेलर को। तो यहाँ पर क्या है कि सेलर चाहे अगर जो बेच रहा है प्रॉपर्टी, अगर बायर पैसे नहीं देता है तो उसको नोटिस देके कि भाई आपने 10 लाख रुपए दिए हैं, अपनी प्रॉपर्टी आकर ले जाओ, अगर नहीं करता तो वो बायर का वो अमाउंट है वो फॉरफीचर करने का राइट बन जाता है इसमें। तो वो बायर जो है वो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरा इतना अमाउंट है वो दिया हुआ था जो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एग्री किया होता है। अब ये तो सिर्फ था बायर के अगेंस्ट में, अब सेलर के अगेंस्ट में भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया और सेलर देने से मना कर देता है, तो यहाँ पे क्या है, अगर सेलर फेल्स टू एग्जीक्यूट तो डीड आफ्टर ये, तो बायर शैल हैव द राइट टू इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस एग्रीमेंट। तो मींस वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आर्बिट्रेशन में अगर क्लॉज लगा रखा है तो आर्बिट्रेशन के अंदर जा सकते हैं। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लेम कर सकते हैं और रिफंड जो अमाउंट है विद इंटरेस्ट के साथ पर एनम के साथ ले सकते हैं। तो नेचुरली जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर आपने मेंशन करा रखा है कि इंटरेस्ट के साथ देना है तो वो अब सिविल सूट फाइल कर सकते हैं अगर वो मना कर देते हैं, सेलर जो है बेचने से मना करते हैं। अब यहाँ पर बताया एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। आगे बताया कि अगर सेल प्राइस होने के बाद सेलर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा सेल डीड को इन दी फेवर ऑफ द बायर, ट्रांसफरिंग द ओनरशिप टू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर
सेल डीड का जो जिम्मेदारी आ जाती है वो सेलर के ऊपर आ जाती है, क्योंकि उनको एक सेल डीड है वो बना के उनको बायर को देनी होगी और उसे रजिस्टर्ड भी कराना है विटनेसेस के प्रेजेंस पे। जहां वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है वहां के कलेक्टर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो भी एसडीएम ऑफिस होगा या कलेक्टरेट ऑफिस होगा वहां पे जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया एक्सपेंसेस जो होगा एग्जीक्यूशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस शैल बी बॉन्ड बाय द बायर। तो ये स्टैम्प ड्यूटी भी 6% तक जाती है, 8% तक जाती है। स्टेटों में वुमेन को दे रहे हैं तो हर स्टेट के अपने अपने रूल्स होते हैं। तो स्टैम्प ड्यूटी वुमेन्स को अगर दी जा रही है प्रॉपर्टी तो नेचुरली स्टैम्प ड्यूटी कम होती है कई स्टेटों में, और हर स्टेट के अपने रूल्स होते हैं कितनी स्टैम्प ड्यूटी है। मान लो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 6 लाख रुपया स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, 5.5 लाख रुपए लग जाती है। तो स्टैम्प ड्यूटी से क्या होता है कि मोस्टली जब लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं बेचते हैं तो वो पावर अटॉर्नी जब बिल से बेच देते हैं स्टैम्प ड्यूटी से बचाने के लिए। इससे क्या होता है जो बेचने वाला प्रॉपर्टी होता है वो तो बेच के चला गया, पता चला उसके कोई डिस्प्यूट आ गया और अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू अकाउंट में उसका पैसा नहीं था, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में पैसा पहुंचा ही नहीं है, तो गवर्नमेंट तो जिम्मेदार नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट जो है अगर स्टैम्प ड्यूटी लेती है तो दोनों की जिम्मेदारी बराबर बन जाती है। इसलिए और गवर्नमेंट को लॉस भी नहीं होता, एक्सचेकर में जो स्टेट को भी फंड्स आते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि स्टैम्प ड्यूटी जरूर दें, रजिस्टर्ड कराएं प्रॉपर्टी को, और इसके जो बॉन्ड एक्सपेंसेस हैं चाहे म्यूचुअल एग्रीड हो, मोस्ट प्रोबेबली बायर्स ही जो है उनको बेयर करना होता है स्टैम्प ड्यूटी को। और कई बार अगर कुछ नेगोशिएशन कर रखा है तो सेलर को भी थोड़ा स्टैम्प ड्यूटी देने को कह सकते हैं अगर बायर चाहें तो, लेकिन सब डीड में लिखवाना पड़ेगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली सारे जो होते हैं वो बायर को ही परचेज करना पड़ता है। वो प्रॉपर्टी खरीदे तो उसका स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि सेलर नीड में होता है मनी में, तो इसलिए जो अमाउंट है वो बायर के ऊपर ही आता है कि वो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस है वो दे। अब मिसलेनियस के ऊपर आते हैं। मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस ये है कि एग्रीमेंट जो है वो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज हुआ है और सारे सुपरसीड ऑल प्रायर नेगोशिएशंस। मींस एग्रीमेंट टू सेल आपने कर लिया, उससे पहले की जो नेगोशिएशंस है अगर ये मेंशन लाइन ऐड कर देता तो जितनी भी नेगोशिएशंस हैं वो सब सुपरसीड हो जाएंगी, मींस खत्म हो जाएंगी अगर ये एग्रीमेंट टू सेल आपने कर दिया। तो अगर ये एग्रीमेंट टू सेल में अगर ये लाइन ऐड करा देता तो एग्रीमेंट टू सेल जो होगा बाइंडिंग होगा। अमेंडमेंट कोई भी जो करना होगा वो दोनों पार्टीज, मान लीजिए अगर कहा कि 6 महीने तक हम अमाउंट पैसा देना चाहते हैं, अगर पता चला कि 6 महीने तक अरेंज कराना मुश्किल है, दोनों के बीच में अगर रजामंदी हो जाती है तो दोनों की कंसेंट पे इसमें अमेंड कराया जा सकता है ताकि दोनों पार्टी एक पार्टी बाद में मुकरे ना। और वर्निंग लॉ क्या है? यहाँ पे बताया कि जो लॉज कौन से भी हैं, जैसे दिल्ली के में आया है तो दिल्ली में कराएं, कलकत्ता में कराया था तो कलकत्ता में कराएं, तो स्टेट के जो लॉज हैं उसके मुताबिक यहाँ पे चलेगा जहाँ आपकी प्रॉपर्टी वो जुरिस्डिक्शन है जहाँ प्रॉपर्टी लोकेट करती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के ऊपर एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डिस्प्यूट होता है एग्रीमेंट में, पार्टी जो है वो म्यूचुअल नेगोशिएशन से रिजॉल्व करेगी। अगर दोनों के बीच में रजामंदी नहीं हो पाती है तो यहाँ पे एक क्लॉज लिखवा दिया जाता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सलेशन एक्ट 1996 का, पहले 1940 का था, अब 1996 का है। वो विद प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन बीइंग, जहां कराना चाहते हैं वो लोकेशन आपको मेंशन करना। अगर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज ऐड करा दिया तो सिविल कोर्ट्स की जो पावर है वो बार्ड हो जाती है। तो इसलिए दोनों पार्टीज टाइम से बचने के लिए एक आर्बिट्रेशन क्लॉज लगा देती है ताकि आर्बिट्रेटर कोर्ट में जाकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा सके और दोनों के डिस्प्यूट जो हैं वो आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व किए जा सके। अब यहाँ पर जो विटनेस के अंदर थ्रू जो आगे एग्जीक्यूट किया जाता है, डेट और टाइम जो भी मेंशन किया हुआ वो मेंशन कराना जरूरी है। दोनों के सिग्नेचर और आइडेंटिफिकेशन होनी जरूरी है। ये दोनों एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो उसके बाद आप सेल डीड के ऊपर इन्फोर्स करवा सकते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल तक ही सीमित था। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल डीड जो होती है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।